बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम थे चैप्टर नंबर 19 पे, और 19 में आखिरी लेक्चर है हमारे पास। हम इससे पहले जो कॉम्पटन इफ़ेक्ट है, फोटोइलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट है, उसमें डिफरेंट डेफिनेशंस पढ़ाए हैं, जिसमें हम कहते हैं कि जब एक हाई एनर्जी फोटॉन जो है जब हीट होता है मेटल सरफेस से तो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि अगर हम उस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन या उसका मोमेंटम फाइंड करना चाहें तो उसके अंदर जो है वो अनसर्टेनिटी पाई जाती है। वो हम परफेक्टली जो है उसको जो है वो फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल कैन नॉट बोथ मेजर सेमिटेनियसली विद परफेक्ट, कि हम कंप्लीटली जो है मुकम्मल तौर पे इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन है और उसका मोमेंटम जो है वो हम फाइंड आउट नहीं कर सकते कि एग्जैक्ट उसकी पोजीशन कहाँ पे है और एग्जैक्ट जो है उसका मोमेंटम क्या है। जो दोनों चीज़ें फाइंड आउट होनी पॉसिबल नहीं है। हम इसमें डिफरेंट प्रोसेस पढ़ेंगे। मसलन हमारे पास है अनसर्टेनिटी इन माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट। There is always fundamental uncertainty associated with any measurement। आपको पता है हम कोई भी बात करते हैं, कोई भी मेजरमेंट करते हैं, तो उसके अंदर जो बुनियादी तौर पे जो प्रॉपर्टी पाई जाती है कि उसके अंदर जो है वो अनसर्टेनिटी हमेशा मौजूद होती है, कि गैर यकीनियत की जो सूरत हाल है। हम कहते हैं कि हमने कोई मेजरमेंट की, वो 5.57 सेंटीमीटर है, तो कोई दूसरा मेजर करेगा तो वो कहेगा 5.57 की जगह पे 8 भी कह सकता है, 6 भी कह सकता है। तो इसलिए अनसर्टेनिटी हर सूरत में पाई जाती है। एक तो हमारे पास है कि अनसर्टेनिटी माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के अंदर जो है वो हमेशा जो है मौजूद है, जिसमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, वैसे माइक्रोस्कोप है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट। अनसर्टेनिटी इन माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट इन अनसर्टेनिटी ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट इज़ नॉट नेग्लिजिबल, कि हम इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। हर इंस्ट्रूमेंट में, हर जो भी हमारे पास डिवाइस है उसमें किसी ना किसी तौर पे अनसर्टेनिटी मौजूद होती है। तो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, हम कहते हैं कि एक फोटॉन हिट हुआ इलेक्ट्रॉन से, तो जब वो हिट होगा तो उसकी एक सर्टेन वेवलेंथ है। वो वेवलेंथ की वजह से वो उसको जो एनर्जी ट्रांसफ़र करेगा वो उसकी पोजीशन को चेंज कर देगा। जब वो स्ट्राइक होगा, साजार है, उसकी एक अपनी एनर्जी है, मोमेंटम है, जिसकी वजह से उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। तो हम कहते हैं कि व्हेन फोटॉन जो है स्ट्राइक एन इलेक्ट्रॉन से हिट होता है, स्ट्राइक होता है, इट विल चेंज द पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन विद इट्स ओन वेवलेंथ। वो अपनी वेवलेंथ से उसकी जो पोजीशन है वो चेंज कर देता है। दैट इज़, अगर पोजीशन को हम डेल्टा एक्स से डिनोट करें तो डेल्टा एक्स कॉन्ग्रेंट लेमडा। कॉन्ग्रेंट के मीनिंग होते हैं इक्वल, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल। तो अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, when the photon strikes an electron it transfer all its momentum, that is h over lambda। momentum p is equal to, हमारे पास था जो p है वो है p is equal to h over lambda। ये फार्मूला हम पढ़ चुके हैं। वहाँ से हम कहते हैं कि जो मोमेंटम वो चेंज करेगा फोटॉन, जो उससे टकराएगा, वो हमारे पास h ओवर लेमडा है। तो हम वहाँ पे लेमडा की वैल्यू भी रख सकते हैं। एच प्लॉन्क कांस्टेंट है, तो लेमडा को आप दूसरी साइड पे भी ले जा सकते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट आ जाएगा दैट इज़ डेल्टा पी कॉन्ग्रेंट टू एच ओवर लेमडा। या आपके पास पहली इक्वेशन सी डेल्टा एक्स कॉन्ग्रेंट टू लेमडा, दूसरी बन गई डेल्टा पी कॉन्ग्रेंट टू एच ओवर लेमडा या इक्वल टू एच ओवर लेमडा। तो दोनों को आपने कंबाइन कर दिया। जब आप दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या होगा, डेल्टा एक्स कॉन्ग्रेंट टू लेमडा है और डेल्टा पी कॉन्ग्रेंट टू एच ओवर लेमडा है। दोनों को आप करेंगे, मल्टीप्लाई होंगी, तो डेल्टा पी डॉट डेल्टा एक्स जो है वो हमारे पास आ जाएगा कॉन्ग्रेंट टू एच ओवर लेमडा इन टू लेमडा। तो लेमडा लेमडा से कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या बच जाएगा एच। अब एक नई डेफिनेशन आ गई, एक नई स्टेटमेंट आ गई। द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंटम एंड पोजीशन
इज इक्वल टू प्लॉन्क कांस्टेंट, कि हमारे पास जो डेल्टा पी और डेल्टा एक्स है उसका जो प्रोडक्ट है वो हमेशा प्लॉन्क कांस्टेंट एच के इक्वल होता है। यानी कि अगर डेल्टा पी कम होगा तो डेल्टा एक्स बढ़ जाएगा, अगर डेल्टा एक्स कम होगा तो डेल्टा पी बढ़ जाएगा। अब इसके एक ख़ास मीनिंग है मैथ में भी, हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में भी। अगर हम इस इक्वेशन को गौर करें, देखें, अगर अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम बढ़ेगी तो उसकी जो पोजीशन है उसमें अनसर्टेनिटी कम हो जाएगी, और अगर अनसर्टेनिटी जो है इन पोजीशन बढ़ेगी तो अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम जो है उसमें कमी आ जाएगी। यानी कि एक चीज़ आपको एग्जैक्ट अगर फाइंड आउट हो रही है तो दूसरी में अनसर्टेनिटी उतनी ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन कंप्लीटली परफेक्टली दोनों में अनसर्टेनिटी ख़त्म नहीं हो सकती। दोनों का जो प्रोडक्ट है वो एच के इक्वल है। तो स्टेटमेंट क्या बनी? द प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ मोमेंटम एंड इन पोजीशन, मेजरमेंट ऑफ पोजीशन आना था मैंने सिंपल करने के लिए, इन पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज इक्वल टू द प्लॉन्क कांस्टेंट एच। इसको नोबेल प्राइज़ मिला था 1832 में फॉर क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर, जिसमें इसने कहा था कि डेल्टा पी डॉट डेल्टा एक्स इक्वल टू एच क्वांटम मैकेनिक्स कहलाती है। इसके ऊपर जो है 1932 में नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है। नेक्स्ट हमारे पास बाकी इसमें रह गए हैं न्यूमेरिकल्स एग्जांपल्स। मैंने बड़े ही अच्छे तरीके से चेक किए हैं कि कितनी एग्जांपल्स हैं। सब में हमारे पास जो हम रिटन फॉर्म में बेसिक फार्मूलाज पढ़ चुके हैं, जैसे हमारे पास एग्जांपल 19.4 में है कि हमने पढ़ा था मैक्सिमम वेवलेंथ इनटू टेम्परेचर इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो वहाँ पे मैक्सिमम वेवलेंथ फाइंड करनी है तो कांस्टेंट ओवर जो है वो टेम्परेचर, तो वो आप पुट करेंगे वो हो जाएगी। 5 में कहता है इज इक्वल टू एच एफ। एफ हमारे पास क्या है? फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी वी ओवर लैम्डा, वी जहाँ पे क्या है वेलोसिटी ऑफ लाइट, सी के इक्वल ओवर लैम्डा, तो वहाँ पे सारी वैल्यूज़ हैं, एच भी है, सी भी है, लैम्डा भी है। 6 में कहता है फार्मूला मैंने लिखा है, स्टेटमेंट नहीं लिखी, डाटा भी नहीं लिखा, इज इक्वल टू एच एफ, फिर एफ जो है एच सी ओवर लैम्डा। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो है वो हमारे पास एच एफ माइनस 5 वर्क फंक्शन, तो वो वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7। बिल्कुल ही आसान है, सिंपल कॉम्पटन इफेक्ट की जो हमारे पास इक्वेशन है डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम नॉट इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, वही इक्वेशन हमने लगानी और आंसर आ जाना है। तमाम एग्जांपल्स में सारे के सारे फार्मूलाज वही हैं, तमाम न्यूमेरिकल्स में सारे फार्मूलाज वही हैं, लेकिन बेटे जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि एग्जांपल ऐसे है, न्यूमेरिकल ऐसे है, इसके कतन मीनिंग नहीं है कि ये हमारे हो गए। हम आपको व्हाट्सएप पे ऑनलाइन जिस तरह भी आप जो डिस्कशन होती है उसमें भी अगर आप चाहते हैं कि कोई न्यूमेरिकल का आंसर दिया जाए तो आप सिर्फ नंबर बोलेंगे, उसको हल करवाना या उसको प्रैक्टिकली हल करना रिटन फॉर्म में या रिवाइज़ करना फार्मूले के अतबार से, वो मेरी ड्यूटी है और मैं हर टाइम जो है आपके लिए हाज़िर हूँ। लेकिन कुछ चीज़ें क्योंकि इसमें रिटन वर्क होता है, लेक्चर जो है वो हम ज़्यादा बड़ा नहीं करते क्योंकि फिर स्टूडेंट्स जो हमारे हैं वो उसको पिक भी नहीं करते, सुनते भी नहीं है। तो बेसिकली हम 10 मिनट, 12 मिनट, 13 मिनट या 15 मिनट से ज़्यादा नहीं जाते क्योंकि आपका टाइम ज़्यादा ज़ाया ना हो। अगर बड़ा लेक्चर कर दिया जाए, अब मैं एग्जांपल्स और न्यूमेरिकल हल करूँ तो 7,000 है, वो तो 3-4 पेज लग जाएंगे, तो वो हमारे लिए जो है आधे घंटे पे लेक्चर चला जाएगा, तो वो मुश्किल है। उससे बेहतर है कि आप इनको इन फार्मूलाज के मुताबिक हल करें। अगर हल नहीं होते तो आप हमें बताएं। तो इसके बाद जो है वो हमारे पास चैप्टर नंबर 20 और 21 है, उसमें भी स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक जो है 20 में कोई 3-4 लेक्चर हैं और 21 में भी इतने हैं तकरीबन। वो हमारे जो है जनवरी के अंदर 11 जनवरी तक हो सकता है कि वाइंड अप हो जाए। लेकिन इसका मीनिंग ये नहीं है कि कोई चीज़ मिस अप हो तो मैंने थोड़ी लिखी है, जब उसको क्लियर नहीं किया और आप जो है उसको फिर इग्नोर करें, नहीं, आप अपने तौर पे उसको तैयार करें, आप अपने तौर पे उसको पढ़ें। अगर कोई मसला हो तो मोस्ट वेलकम। तो डेली बेसिस की तरह अल्लाह हाफिज़। हम नेक्स्ट जो है वो एक दिन लेक्चर अब होता है, एक दिन नहीं होता, तो हम नेक्स्ट जो है दोबारा जो है लेक्चर के साथ हाज़िर होंगे। उस टाइम के लिए अगले लेक्चर में इंशाल्लाह जो है दोबारा मिलेंगे। तो ओके, अल्लाह हाफिज़।